नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, ईडी ने गुरुवार सुबह अवैध खनन मामले में हरियाणा कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार, इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह सहित 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है, जो छापेमारी आज भी जारी रही। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात क्या थी, वो आपको बताते हैं। दरअसल दिलबाग सिंह के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, उसमें भारी भरकम कैश के साथ सोना और इसके साथ ही अवैध हथियार बरामद हुए हैं। करीब आपको यह भी बता दी कि जो दिलबाग सिंह है वो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की समधी भी हैं। करीब 4 साल पहले दिलबाग सिंह की बेटी की शादी अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के साथ हुई थी। ईडी टीम ने धन संशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो ये एक्शन लिया है, उसमें जो कुछ भी खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में ईडी की कार्रवाई कल सुबह से जारी है। यमुनानगर में इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी लगातार चल रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिलबाग के घर से बड़ी मात्रा में अवैध फॉरेन मेड आर्म्स, 300 कार्टन में अवैध सामान, 100 से ज्यादा शराब की बोतलें, 5 करोड़ रुपए कैश और करीब 4 से 5 किलो बुलियन बरामद हुआ है। बड़ी मात्रा में संपत्ति के कागजात भी दिलबाग सिंह के ठिकाने से मिले हैं। बुलियन की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी के विशुद्ध टुकड़े को बुलियन कहते हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर कम से कम 99.5% शुद्ध माना जाता है। ये सिल्लियां या बार के रूप में होती हैं। ये नियम अनुसार केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार में रखा जाता है या संस्थागत निवेशकों द्वारा उनके पोर्टफोलियो पर मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। ईडी टीमों ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गुरुवार सुबह एक साथ सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के सेक्टर 15 स्थित आवास पर दबिश दी और दिलबाग के ठिकानों पर कार्रवाई की है। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या कुछ सामने आया है ईडी के सेक्शन में। इस रेड में दिलबाग सिंह के घर दूसरे दिन भी ईडी की रेड हुई और छापेमारी में घर से 5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। देखिए, इसके अलावा टीम को विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। जो हथियार मिले हैं वो विदेशी हथियार बताए जा रहे हैं, कुछ तो जर्मनी, मेड इन जर्मनी है। 100 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलें मिलने की भी जानकारी है। विदेशी हथियारों के साथ विदेशी शराब की बोतलें भी मिली हैं। बता दें आपको, दिलबाग सिंह का ट्रांसपोर्ट और माइनिंग का कारोबार है। ईडी ने अवैध खनन को लेकर यह छापेमारी की है, जिसमें यह सब कुछ जो है पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों से मिला है। तो देखिए, ईडी के एक्शन में ये बड़ा खुलासा हुआ है और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि नेहा धवन है मेरे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता। बहुत स्वागत है नेहा धवन जी आपका। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका गर्ग साहब। और मेरे साथ इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले मैं रुख विजेंद्र रेणु जी आपका ही करना चाहूंगी, क्योंकि इनेलो के ही पूर्व विधायक हैं, जहां पर ईडी का एक्शन जिनके ठिकानों पर नजर आया है, देखने को मिला है, और जिस तरह के ये खुलासे हुए हैं, इतनी मात्रा में कैश मिलना, उसके बाद अवैध हथियारों का मिलना, शराब की बोतलें मिलना, भारी मात्रा में सोना मिलना, किस तरह से इसको समझा जाए? देखो सृष्टि जी, पहली बात तो ये है कि जब ईडी ने छापे मारे हैं और वहां पर ये चीजें मिली हैं, तो कानून सम्मत ईडी अपनी कार्रवाई करेगा और हम कानून की पालना करने वाले हैं। कानून के साथ चलने वाले इंसान है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, चाहे कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह को जेल करवाने का काम किया था, तब भी हमने कानून का सम्मान किया, संविधान का सम्मान किया, और आज भी हम कानून का सम्मान करेंगे और संविधान का भी सम्मान करेंगे। जहां तक बात आई है, जैसे अभी आपने बताया है कि 5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला दिलबाग सिंह के पास, और साथ ही आपने ये भी बताया कि उनका माइनिंग का और ट्रांसपोर्टर का काम है। अब वो जो 5 करोड़ का कैश मिला है, इतना बड़ा बिजनेस किसी आदमी का है,
उसमें कितने कैश की जरूरत पड़ती है, कितने लेन देन की जरूरत पड़ती है, किस हिसाब से वो कैश रखा हुआ था। कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, माइनिंग का भी बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, बिजनेस में इतना पैसे का आना जाना लगा रहता है, चलता रहता है। ये भी कारण हो सकता है कि कहीं से इतना बड़ा अमाउंट आ गया होगा, अवैध विदेशी हथियार भी रखे जाते हैं क्या बिजनेस में? वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करना हो, भारी मात्रा में अवैध विदेशी हथियार भी रखे जाते हैं रेणु साहब। मैंने नोट कर लिया, मैंने आपकी सारी बातें नोट की है जो जो आपने गिनवाई है, ठीक है जी। तो कैश का ट्रांजैक्शन होता है इतने बड़े बिजनेस में, वो उसका हिसाब देंगे दिलबाग सिंह जी, वो कहां से आया था, कहां जाना था और क्या उसका प्रोसेस था, वो सारा उनको बताने का काम करेंगे। जहां तक आपने विदेशी हथियार की बात की है, हथियार वो लीगली उन्होंने रखे होंगे जरूर, मेरा ये मानना है, कानून सम्मत रखे होंगे। यदि वो कानून के हिसाब से कानून सम्मत वो रखे हैं तो मैं मानता हूं चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी हो, इसको हम गैर कानूनी नहीं ठहरा सकते यदि वो बाकायदा लाइसेंस शुदा 300 जिंदा कारतूस मिली हैं, ठीक है, वो रखे जा सकते हैं चाहे वो विदेशी हथियार एक दो नहीं मिले, एक दो हथियार नहीं मिले, हथियार होता है सृष्टि जी। मैं ये कहता हूं जिसके घर में हथियार होता है वो हर घर में जिंदा कारतूस होते हैं, उसको मिलते हैं, उसकी राशनिंग होती है, उसके अनुसार वो जिंदा कारतूस। मेरे पास हथियार है, मैं भी रखूंगा, अगर मेरे पास हथियार है तो आपके पास है तो आप भी कारतूस तो रखे हुए, या अदरवाइज तो हथियार कौन सा खिलौना होता है, वो तो सुरक्षा के लिए रखता है, जिंदा कारतूस भी रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा कि कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी हम उसका सामना करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी, आगे इससे आगे आपके क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया, मैं ये कहना चाहता हूं ये छापे सिर्फ विपक्षियों के ऊपर ही क्यों मारे जाते हैं? अच्छा, ये ईडी के छापे केवल मात्र विपक्ष के ऊपर ही क्यों लगाए जाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छोटे बड़े नेता हैं उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अरबों खरबों के मालिक है? आप केवल अमित शाह को ही ले लीजिए, जिनके बेटे WFI के सेक्रेटरी बना रखे हैं, कितने बड़े उसके बिजनेस है, राजनाथ सिंह के बेटे के कितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, और अन्य नेताओं के कितने बड़े बड़े बिजनेस हैं। ये केवल विपक्ष के ऊपर ही छापे क्यों मारे जाते हैं? मैं कहता हूं कि कानून सबको लागू करना चाहिए और लागू करवाना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता के साथ उसका पालन होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति के ऊपर कानून की आप धार चलाते हैं और दूसरे को आप कुछ नहीं कहते, उसको छोड़ते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, केवल विपक्ष के साथ ना हो। और एक और मैंने देखा, मैंने पढ़ा, एक 5 सेकंड लेता हूं। अभी ये जो छापे पड़े हैं सृष्टि जी, ये 2013 में कोई डिस्क्रिपेंसीज माइनिंग की पाई गई थी, 2000 से लेकर के 2024 तक सरकार कहां सोई रही? 14 साल बाद यानी 10 साल बाद जब इलेक्शन सिर पर आ गए हैं, तो क्या ये नेताओं को डराने धमकाने की एक सोची समझी साजिश नहीं है? नहीं तो 10 साल तक कहां बैठी थी सरकार? इलेक्शन के टाइम ही क्यों ऐसी कार्रवाई की जा रही है? मैं फिर भी ये कहूंगा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई करे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हेलो में डिस्टर्बेंस आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मेरी आवाज यहाँ पर म्यूट हो गई थी। ठीक है, हमने आपकी बात को सुना। अब सीधे हम नेहा धवन जी का रुख कर लेती हूँ मैं। नेहा धवन जी, देखिए आपने सुना विजेंद्र रेणु साहब को भी, उन्होंने जिस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने बताया कि देखिए इतना बड़ा बिजनेस है तो पैसे भी होते हैं, शराब भी होती है, हथियार भी मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा सीधा एक बार फिर से कटाक्ष भी कर दिया कि सिर्फ विपक्ष के ही ठिकानों पर क्यों होती है। आपका रिएक्शन इस पर? कि बिजनेस सबके होते हैं, बड़े बिजनेस हैं तो उसमें बड़ा मनी का ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए रेड्डू साहब, आप मेरे से सीनियर हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, ईडी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती जिनके यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का या कोई भी अवैध मनी का ट्रांजैक्शन ना हो। ईडी केवल उनपे कार्रवाई करती है, उनपे छापा मारती है जिसके खिलाफ उनके पास कंप्लेंट आई हुई होती है। और अगर दिलबाग सिंह जी के खिलाफ या फिर सुरेंद्र पवार जी के खिलाफ कोई कंप्लेंट पुलिस विभाग के पास आई ही ना हो, ईडी विभाग के पास आई ही ना हो, तो उन पर कार्रवाई क्यों होती? इसका मतलब तो ये है कि इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए किसी ना किसी ने तो शिकायत की थी ना ईडी के पास और पुलिस के पास।
सरकार ने तो इतने वर्ष पहले ये नहीं सोचा था कि हम आगे चल के अपना जो है सरकार बनाने वाले हैं हरियाणा में, तो हम ऐसा कांग्रेस और इनेलो के पूर्व विधायक होंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव सेट करने की बात रेड्डू साहब है जो यहाँ पर कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने और देश की जनता के सामने गलत नैरेटिव लेकर जा रहे हैं कि सरकार ऐसा काम करवा रही है, जबकि ईडी का एक प्रोसेस होता है। ईडी के पास शिकायत आती है, उस शिकायत पर ईडी अपनी कार्रवाई करते हुए अगर वो महसूस करती है तो छापा मारती है और वो अपनी प्रोसेस से चल रही है। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये कोई सरकार की प्रक्रिया नहीं है। ईडी एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप भी जानते हैं कि प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसका फॉर्मेशन किया गया और जो भी विदेशी मुद्रा स्फीति को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, कहीं पर भी वित्तीय आर्थिक मामले में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसके मामलों में ईडी इंडिपेंडेंट यूनिट है और इंडिपेंडेंट कानूनी यूनिट है और वो कार्रवाई करती है। इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। एक मिनट, रेड्डू साहब ने एक बात कही कि उनके पास इतना पैसा होगा, ये बात मान सकते हैं, ये बात मान सकते हैं कि उनके पास में किसी ना किसी बिजनेस के पर्पज से पैसा हो सकता है, वो प्रक्रिया में बाहर आ जाएगा। लेकिन आप बताइए कि ये बात कही गई है कि अवैध हथियार हैं। जब ईडी कुछ संपत्ति को जब्त करती है, कुछ सामान को जब्त करती है, तो वो जो ब्यौरा मीडिया में या जो ब्यौरा बाहर निकालती है जब्त करने के बाद, उसमें ये कहा गया है कि अवैध हथियार हैं। अवैध हथियार रखना इलीगल है। दूसरी बात, यहाँ पर बुलियन सोना जो है वो 4 किलो मिला है। बुलियन सोना मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगी और हम सबको कि बुलियन सोना जो है वो ऑथोराइज ही नहीं है कोई भी व्यक्ति अपने घर पे रखने का। ये ऐसा सोना या चांदी जो है रॉ फॉर्म में होता है, जिस फॉर्म में सोना चांदी निकलता है धरती से, उस फॉर्म में होता है जिसमें 99.5% जो है प्योरिटी होता है और वो केवल और केवल केंद्रीय बैंक रख सकते हैं या फिर कोई मुद्रास्फीति की संस्थाएं हैं जो वित्तीय ट्रांजैक्शन करती हैं वो रख सकती हैं और वो भी सेंट्रल लेवल पर रख सकती हैं। वो कोई हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह हो और चाहे सुरेंद्र पवार जी हो, इन सब के घर में या मेरे और रेड्डू साहब के घर में नहीं हो सकता है। तो वो 4 किलो बिलियन सोना चांदी क्या कर रहा था दिलबाग सिंह जी के घर पे, और वो अवैध है, रखना ही अवैध है। हमारे इंडियन संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार वो इलीगल एक्टिविटी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इलीगल एक्टिविटी नहीं, और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? चाहे इनेलो की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर मेरे घर पे बुलियन सोना मिलेगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? गर्ग साहब का इस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। साथ ही बजरंग दास गर्ग जी ये भी बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है जब भी विपक्ष के किसी नेता पर, किसी विधायक पर ईडी का एक्शन होता है, सीबीआई का एक्शन होता है, तो सीधे सीधे वो सरकार को कोसने लग जाते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं सूझता या कोई जवाबदेही सामने नजर नहीं आती? सृष्टि जी, ये एक रूटीन की कार्रवाई है। आज हरियाणा के अंदर अवैध खनन का व्यापार खुलेआम हो रहा है। अवैध खनन के कारण आपने देखा सैकड़ों मजदूर मर चुके हैं। पिछले दिनों डाडम में कांड हुआ, पलवल साइड में कांड हुआ, यमुनानगर में कांड हुआ, सोनीपत साइड में कांड हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा ही ये खनन का जो मामला है, रेत का जो मामला है, अवैध मामला है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने जो छापेमारी की है, 20 ठिकानों पर जो छापेमारी की है, उसके अंदर भी हम ये कुछ कहें वो जल्दबाजी है। क्योंकि जो पैसा नकद मिला है या सोना मिला है, जो हथियार मिले हैं, उसको आज हम लोग कहें जी नंबर 2 के थे, 3 के थे, 4 के थे, वो तो एक जांच के अंदर पता लगेगा। वो जो दिलबाग जी है वो बड़ा स्पष्टीकरण देंगे ये पैसा कहाँ से आया, किस प्रकार का पैसा था, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ कहा जाता है। दूसरी बात जो सोने की है, सोने की बात ये हकीकत है, सोना नहीं रख सकते हम। जो हम गहने जिसको बोलते हैं, गहने बनाकर घर में रख सकते हैं। गहने जो हम कितने भी रखें उसका बिलिंग होता है, अकाउंट्स होता है, वो एक रिटर्न फाइल भी होता है। रिटर्न में हम दिखाते हैं भी इतना सोना मेरे घर में है, इतना मेरे लड़के के पास, इतना मेरे बहू के पास है, इतना मेरे पास है। वो एक सिस्टम होता है।
सिस्टम के तहत ही हम जो गहने हैं रख सकते हैं, वो का एक सिस्टम है, कानून के दायरे के अंदर हम रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात जो आया हथियार का मामला, जो कहा गया अवैध हथियार मिले हैं, विदेशी हथियार मिले हैं और 300 जिंदा कारतूस मिले, उसका तो चेकिंग करना पड़ेगा ना। ये तो ईडी का मामला नहीं, ये तो कानून व्यवस्था का मामला है। ये तो पुलिस चेक करेगी ये हथियार के लाइसेंस है नहीं है, ये लाइसेंस अवैध है या लाइसेंसदारी है। ये 300 कारतूस जो उन्होंने पास मिले हैं, जिंदा कारतूस है, उनके बिलिंग हुई है नहीं हुई है, वो सारा रिकॉर्ड की बात है। और जब कारतूस लेते हैं तो लाइसेंस के ऊपर चढ़ते हैं, इतने कारतूस हमने लिए हैं, 300 लिए हैं, 200 लिए, 20 लिए, वो सारे रिकॉर्ड की बात है। पर एक बात जरूर कहूंगा, मैं कहना चाहता हूं, कार्रवाई सरकार का राइट है कार्रवाई करना, ईडी का राइट है कार्रवाई करना, और यहां तक की राइट है सीबीआई का कार्रवाई करना, राइट इनकम टैक्स का भी है। ये मेरी बहन कह रही थी कि हर एक जगह नहीं जा सकते, कंप्लेंट पे जा सकते। मैं बताना चाहता हूँ, नया कानून बनाया, केंद्र सरकार ने एक नया कानून बना दिया, ईडी को इतनी पावर दे दी, ईडी का अधिकारी किसी भी दुकान के ऊपर बिना किसी इनकम टैक्स से बात किए, किसी विभाग से बिना बात किए चेकिंग कर सकता है, छापामारी कर सकता है, उसको नोटिस दे सकता है, बुला सकता है। ये भी नया नियम केंद्र सरकार ने लागू किया, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा। दूसरी बात, ये सुनिए, ये 9.25 साल हो गए केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार को, हरियाणा में भी हो गए, केंद्र में बल्कि 9.25 हो गए, हरियाणा में 9.25 हो गए। आप देखिए, आज मेरे साथी रेडू जी बता रहे थे भी सरकार के नेताओं के पास, भाजपा के नेताओं के पास करोड़ों रुपए, ये हकीकत बात है। मैं पूछना चाहता हूं, आज 5 स्टार और 7 स्टार अरबों रुपए के इन्होंने जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाए जिला स्तर के ऊपर, वो पैसा कहां से आ गया? और जहां तक मैं पूछूं, सारा देश चोर, सारा देश अवैध काम करता है, सारा देश पे 2 नंबर का पैसा है। नहीं, की बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि बिना दस्तावेज के और बिना सबूतों के, बिना दस्तावेज के, रुकिए धवन जी रुकिए, गर्ग साहब, बिना सबूतों के, बिना दस्तावेज के हम हवाई बातें तो नहीं कर सकते। गलत बात हवाई बातें तो यहाँ पर नहीं करने बैठे। मैं ठीक है, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, गर्ग साहब मैंने आपकी बात पूरी सुनी, आपको पूरा समय दिया, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। गर्ग साहब ठीक है, कहाँ सुनी? अच्छा नहीं, मैं आपको देखिए, मैंने टाइम दिया इनफ। गर्ग साहब सुनिए, अभी आप रुकिए, मैंने आपको टाइम इनफ दिया, मैं इस पर रिएक्शन एक बार नेहा धवन जी से ले लूं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। ओके, आधा मिनट में चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं है, सीबीआई है, पुलिस को जांच करनी चाहिए, ये सरकार के आदमी है, ठीक है सर, ठीक है। नहीं गर्ग साहब, अभी तो आप सही बता रहे थे ईडी के एक्शन को। नहीं रुकिए नेहा धवन जी, आप एक सेकंड रुकिए, नेहा धवन जी आप रुक जाइए, ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा। नहीं गर्ग साहब, अभी आप ईडी के एक्शन को सही बता रहे थे, अब आप फिर से सरकार पर सब कुछ डालने लगे, तो आप फिर वही बात कर रहे हैं। अब आप रुकिए ना, रुकिए, नहीं आप देखिए, ये ईडी तय करेगी ना कि धीरज साहू पर एक्शन लेना है या फिर दिलबाग के ठिकानों पर। ठीक है, मैं नेहा धवन जी से अब रिएक्शन लेना चाहूंगी। ठीक है गर्ग साहब, आप रुकिए। नेहा धवन जी देखिए, एक तो नए कानून का जो इन्होंने जिक्र किया, उस पर आप रिएक्शन दे दीजिए। अरे गर्ग साहब रुकिए ना, सरकारी विभाग है, गर्ग साहब मुझे फिर आपकी ऑडियो म्यूट करवानी होगी अगर आप शांत नहीं होंगे तो। ऐसा कोई गर्ग साहब, फिर मेरे को आपकी ऑडियो म्यूट करवानी होगी अगर आप शांत नहीं होंगे। उनपे ईडी के छापे क्यों? चलिए ठीक है, रुकिए अब रुकिए। नेहा धवन जी, एक तो नए कानून का जिसका जिक्र गर्ग साहब ने किया, उस पर आपका रिएक्शन, और बाकी जो तमाम बातें यहाँ पर उन्होंने बोली हैं। डिबेट के अंदर देश के जितने भी ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जिन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता को उन सब से माफी मांगनी चाहिए। जो व्यक्ति देश की अपब्रिंगिंग के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं,
टैक्स दे रहे हैं, उन सभी की प्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सभी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट थी ये, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, व्यापारी संस्थानों से, व्यापारियों से माफी मांगनी गलत चाहिए। बात मैंने दूसरी कहा बात, ईडी और सीबीआई को अब ये रिपोर्ट में आ चुका है कि आपने गलत बात कही, आपने कहा कि देश में सभी लोग 2 नंबर का काम करते हैं, देश के सभी लोग 2 नंबर का काम करते हैं, आपने ये बात कही है। आपने व्यापारियों के लिए गलत स्टेटमेंट बोली है बजरंग जी, आपने व्यापारियों के लिए गलत स्टेटमेंट बोली है। जो व्यापारी देश में 1 नंबर का काम करते हैं, अपनी मेहनत से अपने कुल पसीने की कमाई का काम करते हैं, आपने उनके लिए गलत स्टेटमेंट इस्तेमाल किया बजरंग जी। अब आप इस बात से भाग नहीं सकते, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको देश के व्यापारियों से माफी मांगनी होगी बजरंग जी, आपको देश के व्यापारियों से माफी मांगनी चाहिए। मानते हैं कुछ गलत किया जाता है आपसे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी बजरंग जी। इसी बात पर टिकी रहती, आप देश के व्यापारियों को 2 नंबर का काम करने वाले ठीक है, अगर आप इस तरह से बहस करेंगे तो आपको जो लोग सुन रहे हैं वो ढंग से ना समझ पाएंगे, आपकी बातों को ना सुन पाएंगे। माफी मांगनी होगी बजरंग जी। दूसरी बात, आप ये बताइए नया जी, जो इतने बजरंग जी घोटाले बात कर आपके रहे राज में, नहीं गर्ग साहब, ऐसे तो लोग आपको नहीं सुन पाएंगे। आपके सामने रिश्ती घोटाला टाइम हुआ, कम बचेगा, फिर मैं आपसे रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी और मैं पूरा टाइम जो है विजेंद्र रेणु जी को दूंगी। जो अरबों रुपए घोटाला वो बताइए आप। गर्ग साहब, अगर आप रुकेंगे नहीं तो आप सबका टाइम खाएंगे फिर ऐसे। क्या जरूर कीजिए बजरंग दास गर्ग जी रुकिए, और आपका टाइम आपको मिल चुका है तो बाकियों का टाइम भी उनको लेने दीजिए। विजेंद्र रेणु जी से भी मुझे सवाल करना है, फटाफट मैं रिएक्शन नेहा दवन जी से यहाँ पर ले लूं। बस एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, फिर से एक गलत नैरेटिव कांग्रेस के प्रवक्ता सेट कर रहे हैं मीडिया के अंदर लोगों के सामने। वो ये है कि ईडी के जो बदलाव किए गए हैं वो पॉजिटिव बदलाव थे, कानूनों में एक अच्छे बदलाव किए गए थे। 2018 में केंद्र की सरकार एक ईडी के कानूनों में बदलाव लाई थी जिसका नाम था फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट। बिल्कुल गलत बदलाव है, आप व्यापारियों को चोर समझते हो। गर्ग साहब की ऑडियो म्यूट कर दीजिए, ऐसे की चर्चा जो है, डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट जो है 2018 में इसलिए लाया गया था क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि देश में बहुत सारे लोग वित्तीय आर्थिक घोटाला कर विदेश भाग रहे थे, तो उन विदेश भागने वाले लोगों को एक दायरे में बांधने के लिए उनके लिए फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया था 2018 में। और इसके साथ साथ पेमला और FEOA जो है मिलकर ईडी के पास पावर्स आई थी, ये कानून के तहत अब ईडी काम करेगी। ये चेंजेस जो है नए लाए गए थे, ये पॉजिटिव चेंज थे, ये सकारात्मक चेंज थे कानून को और सशक्त बनाने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कानून में अपडेशन की गई थी। ये एक सकारात्मक अपडेशन थी जिसका गलत नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है। ठीक है, मैं अब विजेंद्र रेणु जी से कमेंट लेना चाहूंगी आखिरी। रेणु साहब देखिए, बात तो ये है कि जहां पर जानकारी मिलेगी या जहां पर ये सब हो रहा होगा वहीं पर तो ईडी एक्शन लेगी ना। वो भले ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू हो, कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार हो या फिर अब पूर्व विधायक दिलबाग ही क्यों ना हो। मैं जानना चाहूंगा एक आधा नाम बीजेपी का भी आप बता सकें तो जरूर बताएं आपके दर्शकों को, लेकिन आपके पास ऐसा कोई नाम नहीं होगा जो बीजेपी के नेता का नाम आप यहाँ चैनल पर ले सके, या तो कांग्रेस के हैं या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। देखिए हम कानून तो इससे बाकियों के पाप धुल जाते हैं क्या रेणु साहब? इससे बाकियों के पाप धुल जाते हैं क्या, या अगर कुछ अवैध हो रहा है, गलत हो रहा है तो वो साफ हो जाता है क्या? नहीं, सृष्टि जी, रेड्डू साहब के पास नाम है तो रेड्डू साहब से नाम ले लीजिए, नहीं तो रेड्डू साहब को बोलिए कि शिकायत गलत को रोकना चाहिए। आपने 4-5 नाम गिनवाए हैं और मैं भी गिनवा सकता हूं, लेकिन उसमें बीजेपी का कोई भी एक नाम यदि आप बता सके, मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा है कि बीजेपी का कोई एक ऐसा नेता जिसके घर ईडी की रेड पड़ी और उसके घर में कुछ अवैध तो इससे दिलबाग सिंह के यहाँ जो कुछ भी मिला है वो सब पढ़ना ये गलत है। मेरा सवाल ये है, तो फिर ऐसे में दिलबाग सिंह के ठिकानों पर जो कुछ भी मिला है हाँ नहीं, मैं श्रेष्ठी जी मैं पहले ही कह चुका हूं, हम कानून का सम्मान करने वाले आदमी हैं और दिलबाग सिंह जी इसका स्पष्टीकरण देंगे, इसके बारे में डिटेल देंगे। यदि कुछ गलत होगा तो हम कानून का सामना करने के लिए भी तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं वो सारा ऑन रिकॉर्ड मिलेगा। और अभी बजरंग दास गर्ग ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि देश में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध काम करते हैं, अवैध संपत्ति भी उनके पास है।
उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि केवल ये विपक्षी नेताओं के ऊपर ही छापे पड़े, इससे तो देश में इस तरह की जो है ना भावना तो आएगी ना कि भैया। और हैरानी की तो बात यहाँ पर ये भी उठ जाती है ना रेणु साहब की विपक्ष के इतने नेताओं के नाम सामने आ कैसे जाते हैं, और बड़ी बात यह है कि एक्शन में इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिल भी जाती हैं, इतने बड़े बड़े खुलासे हो जाते हैं, ये तो अपने आप में एक हैरानी भरी बात है। चलिए ठीक है सर, इससे ज्यादा का समय क्योंकि नहीं यहाँ पर है, इसलिए मैं विपक्ष के नाम ही क्यों आते हैं, क्योंकि ईडी की रेड ही विपक्ष पर पड़ती है, इसलिए सर सिर्फ नाम आना नहीं कह रही मैं, जो खुलासे होते हैं वो हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। चलो मैं बहुत शुक्रिया करूंगी विजेंद्र रेणु जी आपका भी, नेहा धवन जी आपका भी, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी, और माफी के साथ क्योंकि आपको इससे ज्यादा का समय मैं नहीं दे पाई। तो देखिए ये जो एक्शन यमुनानगर में ईडी की टीम ने लिया है और जिस तरह से 5 करोड़ कैश, अवैध हथियार और गोल्ड का मिलना, वो वाकई में अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि ईडी के इस एक्शन में, इस कार्रवाई में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।